दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं जिस देश में रहती हैं, उसका नाम जानते हैं आप? दुनिया की सबसे पुरानी झील लेक मकाइबो किस देश में है, क्या आप ये जानते हैं? दुनिया में सबसे पहले यानी 1863 में जिस देश ने सजाए मौत की सजा ही खत्म कर दी थी, उसका नाम जानते हैं आप? चलिए थोड़ा आसान करते हैं मामले को। दुनिया में जिस देश के पास सबसे अधिक तेल भंडार है, उसका नाम तो जानते होंगे आप। अरे वही देश जिसके राष्ट्रपति को उनकी पत्नी के साथ रातों रात उठाकर अमेरिका ले जाया गया, बेड़ियों में बांधकर। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम वेनेजुएला की बात कर रहे हैं, लेकिन आज हम निकोलस मादुरो की कहानी नहीं सुनाने जा रहे, बल्कि ये हैरत अंगेज, खूबसूरत और ऐतिहासिक देश वेनेजुएला की कहानी, जो आप तक पहुंचने को बेताब है। नमस्कार, मैं हूं आदर्श शुक्ला और आप देख रहे हैं दिलचस्प किरदारों के दिल फरेब किस्सों का हमारा खास शो क से कहानी। आज क से कहानी में हम सुनाएंगे सुदूर दक्षिण अमेरिका में स्थित संकटग्रस्त लेकिन खूबसूरत देश वेनेजुएला की कहानी। साल 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को खोजा था, यानी भाई वहां पहुंचा था, तभी वेनेजुएला का तट भी उसने ढूंढ निकाला था। वेनेजुएला का आधिकारिक नाम है बोल्वेरियन रिपब्लिक ऑफ वेनेजुएला। स्पेनिश यहाँ की आधिकारिक भाषा है, क्योंकि शुरुआती दिनों में स्पेनिश लोगों ने ही यहाँ पर राज किया। हालांकि यहाँ कई स्थानीय बोलियां और भाषाएं भी हैं। वेनेजुएला को भी शुरुआती दिनों में यूरोपीय साम्राज्यवादी ताकतों की कॉलोनी बनना पड़ा। स्पेनिश सत्ता के अधीन वेनेजुएला को अपना क्रांति दूत मिला सिमोन बोलिवर के रूप में। अपने जवानी के दिनों में युवा बोलिवर यूरोप गए थे। वहां उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन के उदय और यूरोपीय शक्ति राजनीति को भी नजदीक से देखा। इन अनुभवों ने उन्हें प्रेरित भी किया और सतर्क भी। प्रेरणा इस बात से मिली कि पुराने शासन गिर सकते हैं, और सतर्कता इस बात से कि क्रांति के बाद सत्ता का केंद्रीकरण नए प्रकार के दमन में किस तरह बदल सकता है। कहा जाता है कि उन्होंने रोम के मोंटे सैक्रो पर यह संकल्प लिया था कि वे अपने देश को स्वतंत्र कराने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देंगे, और आज उन्हें सम्मान पूर्वक एल लिबरेटर यानी मुक्तिदाता कहा जाता है, क्योंकि उनके सैन्य और राजनीतिक अभियान के परिणाम स्वरूप आज के वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलिविया जैसे देशों का निर्माण हुआ। ये आजाद देश के तौर पर वजूद में आए। बोलिवर ने भले ही इन देशों को आजाद कराया, लेकिन अपनी जिंदगी में ही सिमोन बोलिवर ने लैटिन अमेरिका की एकता को बिखरते हुए भी देखा। लेकिन फिर आती है 19वीं सदी, जब वेनेजुएला के विशाल तेल भंडारों का पता चलता है। अचानक वेनेजुएला कई गुना ज्यादा अमीर देश बन बैठता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक 1950 में जब पूरी दुनिया दूसरे विश्व युद्ध से उबरने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब जीडीपी के लिहाज से वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश था। तब यह देश चिली से 2 गुना, जापान से 4 गुना और चीन से 12 गुना अमीर था। ऐसे में सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कुछ ही दशकों में एक समृद्ध देश पूरी तरह चरमरा गया। 1950 से 1980 के दशक के बीच वेनेजुएला की कहानी किसी सपने जैसी थी। अमेरिका समेत विदेशी कंपनियों ने वेनेजुएला के तेल उत्पादन में भारी निवेश किया, और वहां की राजनीति में भी उनकी अहम भूमिका रही। हालांकि अमेरिकी विरोध के बावजूद वेनेजुएला के नेताओं ने अपने मुख्य निर्यात संसाधन पर अधिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। 1960 में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के गठन में वेनेजुएला की अहम भूमिका थी, और 1976 में इसने अपने तेल उद्योग के बड़े हिस्से का राष्ट्रीयकरण कर दिया। इसने एक्सोनो मोबिल जैसी अमेरिकी कंपनियों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, और अमेरिका के साथ यहीं से वेनेजुएला की अदावत की कहानी शुरू होती है, और वेनेजुएला के आर्थिक संकट की कहानी भी। 1983 में 18 फरवरी का वो दिन आया जिसे वेनेजुएला आज भी वियरनेस नेग्रो यानी ब्लैक फ्राइडे के नाम से याद रखता है। उस दिन सरकार को अपनी मुद्रा का अवमूल्यन यानी मूल्य में कमी करनी पड़ी,
बोलीवर जो वहां की करेंसी है, उसकी कीमत एक झटके में गिर गई। लोगों की बचत आधी हो गई और सरकार पर लोगों का भरोसा टूटना शुरू हो गया। यही वो मोड़ था जहां से आर्थिक गिरावट साफ दिखाई देने लगी। हालांकि सरकार के फैसले से अधिकांश वेनेजुएला वासियों की आर्थिक समृद्धि नहीं हुई। तेल उद्योग के कुप्रबंधन के कारण ऋण संकट शुरू हुआ और 1988 में आईएमएफ को हस्तक्षेप करना पड़ा। फरवरी 1989 में राजधानी काराकस में विरोध प्रदर्शन भड़क उठे और सरकार ने विरोध को कुचलने के लिए सेना भेज दी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार लगभग 300 लोग मारे गए, लेकिन वास्तविक संख्या इससे 10 गुनी अधिक होने की दावा किया जाता है। इसके बाद वेनेजुएला का समाज अमीर वर्ग जो अमेरिका के साथ काम करना चाहता था और श्रमिक वर्ग जो अमेरिका से आजादी चाहता था के बीच बंट गया और इनकी दूरियां काफी बढ़ गई। ये विभाजन तब से ही वेनेजुएला की राजनीति की पहचान बन गया। 1994 में वेनेजुएला को एक और झटका लगा जब देश की बैंकिंग व्यवस्था ढहने लगी। कई बड़े बैंक दिवालिया हो गए। सरकार ने उन्हें बचाने के लिए अरबों डॉलर झोंक दिए। इससे सरकारी खजाना और खाली हो गया। आम जनता पर टैक्स और महंगाई का बोझ बढ़ता चला गया। इस दौर तक वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था न तेल के सहारे चल पा रही थी और न ही बाकी सेक्टर मजबूत थे। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ रही थी और लोगों का भरोसा लोकतंत्र से उठता जा रहा था। इसी माहौल में ह्यूगो शावेज नाम का नेता सत्ता में आता है। उन्होंने खुद को सिस्टम के खिलाफ लड़ने वाला नेता बताया। गरीबों को लगा कि अब उनकी सुनी जाएगी। शुरुआत में ऊंची तेल कीमतों ने शावेज को बड़ी राहत दी। उन्होंने सामाजिक योजनाओं पर जमकर पैसे खर्च किए, लेकिन समस्या ये थी कि शावेज सरकार ने भी आखिरकार वही गलती दोहराई जो पहले की सरकारें करती आई थी, यानी अर्थव्यवस्था को डाइवर्सिफाई करने, उसमें विविधता लाने के बजाय पूरा जोर नियंत्रण और राष्ट्रीयकरण पर लगा दिया गया। सरकारी तेल कंपनी में भी तकनीकी विशेषज्ञों की जगह राजनीतिक लोगों को बैठाया गया। इससे प्रोडक्शन गिरने लगा। ह्यूगो शावेज आधुनिक वेनेजुएला के इतिहास के सबसे प्रभावशाली और विवादित व्यक्ति हैं। वो एक पूर्व पैराट्रूपर और लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उन्होंने 1999 से 2013 यानी अपनी मृत्यु तक वेनेजुएला पर शासन किया। उन्होंने देश में बोल्वेरियन क्रांति की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य समाजवाद के जरिए गरीबों को सशक्त बनाना और अमेरिकी प्रभाव को चुनौती देना था। शावेज के दौर में तेल की कीमतों में भी भारी उछाल आया। इससे देश में प्रति व्यक्ति आय अपने सर्वोच्च स्तर पर पहुंच गई थी। शावेज शासन के शुरुआती दौर में देश में प्रति व्यक्ति आय $3200 के करीब थी। वैश्विक बाजार में तेल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के कारण 2013 तक देश की प्रति व्यक्ति आय $12,500 तक पहुंच गई। हालांकि इस दौरान देश की जीडीपी वृद्धि दर में उठापटक का दौर जारी था। अप्रैल 2002 में लाखों विपक्षी प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतरने के बाद शावेज को कुछ समय के लिए सत्ता से बेदखल कर दिया गया। ये तख्तापलट असंतुष्ट सैन्य अधिकारियों और विपक्षी नेताओं द्वारा किया गया था, जिन्होंने व्यवसायी पेड्रो कारमोना को नया राष्ट्रपति बना दिया। शावेज को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इस दौरान अमेरिका में जॉर्ज बुश का शासन था। बुश प्रशासन ने तुरंत ही कारमोना को नए राष्ट्रपति के तौर पर मान्यता दे दी और न्यूयॉर्क टाइम्स के संपादकीय में भी एक तानाशाह बनने की चाह रखने वाले ह्यूगो शावेज के पतन का जश्न मनाया गया। हालांकि महज 2 दिन बाद ही सड़कों पर उमड़ी भारी संख्या में समर्थकों की भीड़ की बदौलत शावेज सत्ता में वापस आ गए और असफल तख्तापलट में अपनी संभावित भूमिका के लिए बुश प्रशासन को तुरंत गहन जांच का सामना करना पड़ा। हालांकि अमेरिका ने अपनी संलिप्तता से इनकार किया, लेकिन कई सालों तक ये सवाल बना रहा कि क्या सरकार की तख्तापलट की जानकारी और उसको मौन रूप से समर्थन अमेरिका की तरफ से दिया गया था। लेकिन वेनेजुएला को जिस तेल ने अमीरी तक पहुंचाया था, वही तेल अब उसे गरीबी के रसातल में ले जा रहा था। तेल पर निर्भरता 1999 के 80% से बढ़कर 2012 में 95% हो गई थी। इसके कारण कृषि और विनिर्माण क्षेत्र की अनदेखी की गई।
जब 2014 में तेल की कीमतें गिरी तो देश के पास आय का कोई दूसरा स्रोत नहीं बचा था। 2014 के बाद जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें गिरी तो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। सरकार के पास न विदेशी मुद्रा थी, न भरोसेमंद उत्पादन। नतीजा ये हुआ कि देश में इतिहास की सबसे भयानक आर्थिक गिरावट आई। लाखों लोग देश छोड़कर भागने लगे। भुखमरी और गरीबी के कारण लगभग 7.7 मिलियन यानी 77 लाख लोग वेनेजुएला छोड़कर बाहर चले गए। इसका असर वहां के सौंदर्य उद्योग पर भी पड़ा, जिसे ब्यूटी ड्रेन कहा गया। वेनेजुएला की कई संभावित ब्यूटी क्वींस को अपने करियर के लिए अपना देश ही छोड़ना पड़ा। उन्होंने दूसरे देशों का प्रतिनिधित्व किया। उदाहरण के लिए वेनेजुएला में जन्मी एंड्रिया डियाज ने मिस यूनिवर्स में चिली का प्रतिनिधित्व किया और जेसिका रसो ने पेरू का। जिस देश ने दुनिया को सबसे ज्यादा विश्व सुंदरियां दी हों, उसकी प्रतिभाएं पलायन को मजबूर हो गई। बता दें कि तेल के बाद वेनेजुएला की दूसरी सबसे चर्चित खासियत उसकी सुंदरता थी। वेनेजुएला के पास 7 मिस यूनिवर्स और 6 मिस वर्ल्ड खिताब हैं, जो एक विश्व रिकॉर्ड है। ये उद्योग देश की अर्थव्यवस्था और प्रतिष्ठा से इतना जुड़ा था कि 1981 में जो मिस यूनिवर्स बनी थी आयरीन साइज, वो बाद में एक सफल मेयर भी बनी और 1998 में राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ा। सौंदर्य प्रतियोगिताएं वहां सामाजिक रुतबे और गरीबी से बाहर निकलने का एक बड़ा जरिया थी। 2013 में शावेज की मौत के बाद सत्ता संभालने वाले निकोलस मादुरो के सामने चुनौती कहीं बड़ी थी, लेकिन उनकी सरकार भी आर्थिक मोर्चे पर कोई ठोस समाधान नहीं दे पाई। उल्टा सत्ता बचाने के लिए राजनीतिक दमन बढ़ता गया, विरोध प्रदर्शनों को कुचला गया, विपक्षी नेताओं को जेल में डाला गया और संस्थाओं की स्वतंत्रता खत्म होती चली गई। 2014 के बाद की वेनेजुएला की कहानी ये दिखाती है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह एक संसाधन पर निर्भर हो, संस्थाएं कमजोर हों और संकट के समय सुधार के बजाय नियंत्रण को चुना जाए तो पतन सिर्फ आर्थिक नहीं रहता, बल्कि सामाजिक और मानवीय त्रासदी में बदल जाता है। यह सिर्फ एक देश की कहानी नहीं, बल्कि चेतावनी है कि प्राकृतिक संसाधन अगर समझदारी से न संभाले जाएं तो वो वरदान की जगह अभिशाप बन सकते हैं। तेल ने वेनेजुएला को अमीर बनाया, लेकिन गलत नीतियों, कमजोर संस्थाओं और अदूरदर्शी राजनीति ने उसी तेल को उसके पतन की वजह बना दी। आज वेनेजुएला जो एक संपन्न और खूबसूरत लैटिन अमेरिकी देश था, जहां लोकतंत्र अमेरिका से भी पहले आया, आज उस देश की हालत ये है कि सेना का डिप्टी गद्दारी करता है और रातों रात देश का राष्ट्रपति और उसकी पत्नी दोनों को अगवा कर अमेरिका अपने देश ले जाता है। फिर बेड़ियों में अदालत के सामने उन्हें पेश किया जाता है। वेनेजुएला के अर्श से फर्श पर आने की कहानी दुखद जरूर है, लेकिन इसमें दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए बेहद जरूरी सबक छुपे हुए हैं। अर्थव्यवस्था में विविधता, लोकतंत्र में विश्वास और देश की अंदरूनी ताकत ही किसी भी मुल्क की असली ताकत होती है। वेनेजुएला की कहानी हमें यही बताती है। आज क से कहानी के इस खास एपिसोड में हमने किसी किरदार की नहीं, बल्कि एक पूरे मुल्क की कहानी आपको सुनाई। ये कहानी आपको कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। क से कहानी के अगले एपिसोड में आप किस किरदार या किस किस्से को सुनना चाहेंगे, वो भी आप लिखकर बता सकते हैं। मिलते हैं क से कहानी के अगले एपिसोड में किसी और दिलचस्प और दिलफरेब किस्से के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।